युद्ध अपने पीछे कितने अधूरे काम, कितने अधूरे वादे छोड़ जाता है। 1962 का भारत और चीन का युद्ध भी काफी दर्दनाक था। यह कहानी है एक ऐसे महान वीर पुरुष की जिन्हें मरणोपरांत भारत के सर्वोच्च वीरता पुरस्कार परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। नमस्कार, मैं हूं राम कुमार, कहानियां सुनाता हूं और आप देख रहे हैं द स्टोरी विन विथ राम कुमार। तो चलिए शुरू करते हैं। फरवरी का महीना और साल 1963। वह लद्दाखी गडेरिया अपनी भेड़ों को चराता हुआ चुशुल से रेजांगला पहुंच गया। रेजांगला एक पहाड़ी दर्रा था जो करीब 2.5 किलोमीटर लंबा और 1.5 किलोमीटर चौड़ा था। लद्दाख का यह इलाका बेहद ऊंचाई पर था, करीब 16,000 फीट की ऊंचाई पर। चारों तरफ बर्फ ही बर्फ, चलना बेहद मुश्किल था, पैर धंसते जा रहे थे। हवा बेहद सर्द और एकदम पतली। फिर भी अपने में मस्त वह चरवाहा गाते गुनगुनाते चला जा रहा था कि उसका पांव किसी सख्त चीज से टकराया। उसने झुककर देखा तो वह हैरान रह गया। वहां इस्तेमाल की गई गोलियों के खोल थे। वह थोड़ा और पास गया और नीचे झुककर बर्फ हटाई तो सुन्न रह गया। वहां बर्फ में लाशें दबी थी, वर्दी वाले सैनिकों की लाशें। एक नहीं, कई कई लाशें। गडेरिया भागता हुआ नीचे गया और भारतीय चौकी पर इसकी सूचना दे दी। उसकी बात सुनकर सेना के अधिकारियों ने तुरंत सैनिकों को भेजा। जब सैनिक वहां पहुंचे तो उनकी आंखें फटी रह गई। वहां बर्फ में सैनिकों की लाशें दफन थी। हर एक के शरीर पर गोलियों के कई कई जख्म थे। कईयों के हाथ में राइफलें थी। एक के हाथ में सिरिंज और पट्टी का गोला था जो शायद नर्सिंग असिस्टेंट रहा हो। एक शव मशीन गन के साथ मिला। यह मशीन गन पैरों में रस्सी से बंधी हुई थी। बेहद चौंकाने वाला दृश्य था, भीतर तक हिला देने वाला। कौन थे ये सैनिक और यहाँ कैसे रह गए? यह जानने के लिए पीछे चलते हैं, करीब 3 महीने पीछे, और सुनते हैं हार के बीच जो एक जीत मिली उसकी दास्तां। कुमाऊं रेजिमेंट की 13वीं बटालियन को चुशुल सेक्टर में तैनात किया गया था। चार्ली कंपनी की कमान मेजर शैतान सिंह के हाथ में थी। मेजर शैतान सिंह रेजांगला पर एक पोस्ट पर तैनात थे। लद्दाख का यही एक इलाका था जो अब भी भारत के नियंत्रण में था। मेजर शैतान सिंह और उनके जवानों ने अपनी जिंदगी में कभी इतनी सर्दी नहीं देखी थी। गोलाबारी के लिए सीना हाजिर था, लेकिन ऐसी बर्फबारी नहीं झेली थी। उन्हें 2 दिन के नोटिस पर जम्मू कश्मीर से यहाँ लाया गया था। ऊंचाई और सर्दी में ढलने का जरा भी मौका नहीं मिल पाया था। 0 डिग्री से कम तापमान के लिए ना तो ढंग के कपड़े थे और ना ही जूते। पतली जर्सियां, सूती पतलूने और हल्के कोटों में यह जवान मुस्तैदी से 3 प्लाटून में तैनात हो गए। सीमा पर भारत और चीन का विवाद चल रहा था। चीन के लगातार हमले से भारतीय सेना परेशान थी, जानती थी कि यह बातचीत से हल होने वाला मसला नहीं। फिर भी भारत युद्ध की शुरुआत नहीं करना चाहता था। मेजर शैतान सिंह ने अपने जवानों को पहाड़ी की सामने की ढलान पर तैनात कर दिया था। 18 नवंबर 1962 को रविवार का दिन था। ठंड काफी ज्यादा थी। सब्जियां और फल पत्थर बने हुए थे। सांस जरा जरा में फूल जाती। भारतीय सेना और रेजांगला के बीच एक पहाड़ी थी, इसलिए दूसरी टुकड़ी से मदद की कोई उम्मीद नहीं थी। और दूसरी मुश्किल यह कि इस पहाड़ी के सामने कोई पहाड़ी नहीं थी, तो भारत की सारी एक्टिविटी उनका दुश्मन आसानी से देख सकता था। यानी कोई पोजीशन ले तो देख सकता था, कोई बंकर बनाए तो चीनी देख रहे थे। रात अभी ढली नहीं थी कि शैतान सिंह के जवानों ने रोशनी का कारवा आते देखा। सबने मोर्चा संभाल लिया और जैसे ही चीनी सैनिक करीब आए, जवानों ने गोलियां दागना शुरू कर दी। रोशनी और करीब आने लगी, थोड़ा और करीब। जब सब कुछ साफ साफ दिखना शुरू हुआ तो भारत के जवानों को बुरी तरह झटका लगा। चीनियों ने चाल चली थी।
दुश्मन की टुकड़ी में आगे की पूरी लाइन में याक और घोड़े थे, जिनके गले में लाइट लटका रखी थी। भारतीय जवानों की गोलियां मासूम जानवरों को भेद गई थी और पीछे एक भी चीनी सैनिक को गोली नहीं लगी थी। उनकी कोशिश थी कि भारत का असला बारूद खत्म कर दें, तब कब्जा करना आसान होगा। वह हिंदुस्तान के हथियारों की कमजोरी से वाकिफ थे, पर जवानों के भीतर उबाल मार रहे खून की गर्मी का उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं था। चीन की टुकड़ी आगे चली आ रही थी। अचानक रात के 3 बजे एक बम फटा। पूरा पहाड़ी इलाका उसके शोर से गूंज गया। ऑनरेरी कैप्टन रामचंद्र यादव ने फुर्ती में मेजर शैतान सिंह को बताया कि प्लाटून के सामने से फायर आया है। 4 मिनट बाद जमींदार हरिराम ने बताया कि 8 से 10 चीनी सिपाही उनकी तरफ बढ़ रहे थे और जैसे ही वह हमारी रेंज में आए, जवानों ने फायर कर दिया। 4-5 तो उसी समय खत्म हो गए और बाकी वापस भाग गए। मेजर शैतान सिंह के चेहरे के रंग बदलने लगे। उन्होंने दूर तक फैली बर्फ पर नजर डाली और बोले, जिस समय का इंतजार था वह आ पहुंचा कैप्टन। मेजर शैतान सिंह दुश्मन की ताकत से पहले भी नवाकिफ नहीं थे, लेकिन भारत के 120 सैनिकों के सामने चीन के 2000 सैनिक, वह भी ऐसे मौसम में जब उंगलियां अकड़ रही थी, बंदूकों के घोड़े दवाने भर में सांसें फूल रही थी। हालात हर तरह से विपरीत थे। मेजर ने कमांडिंग ऑफिसर को रेडियो संदेश भेजा। उन्होंने कहा कि रेजांगला पर चीनियों ने हमला कर दिया है, उन्हें रेनफोर्समेंट चाहिए। वहां से जवाब आया कि अभी रेनफोर्समेंट नहीं आ पाएंगे। मेजर शैतान सिंह को ब्रिगेड कमांडर का आदेश मिला कि युद्ध करें, पर अगर चाहें तो चौकी छोड़कर पीछे हट सकते हैं, क्योंकि सबको अंदाजा था कि इस लड़ाई के नतीजे किसी भी सूरत में भारत के पक्ष में नहीं हो सकते थे। लेकिन जोधपुर के राजपूत मेजर शैतान सिंह यहाँ जंग लड़ने आए थे। मारने या मरने की पूरी तैयारी थी। उसमें यह पीछे हटने जैसी बात कहाँ से आ गई? और उनकी रगों में एक फौजी का खून था। उनके पिता लेफ्टिनेंट कर्नल हेम सिंह ने प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारतीय सेना के लिए युद्ध लड़ा था। तो मेजर शैतान सिंह ने अपने कमांडिंग ऑफिसर को साफ मना कर दिया और फिर उन्होंने जवानों को इकट्ठा करके तत्काल आदेश दिया कि जैसे ही चीनी सैनिक उनकी फायरिंग की रेंज में आए, उन पर फायरिंग शुरू कर दी जाए। मेजर शैतान सिंह के सर पर चीनियों के खिलाफ जैसे शैतान सवार हो गया था। हर हाल में जैसे लड़ने की कसम खाई हो उन्होंने। -30 डिग्री सेल्सियस में रेडियो सेट की बैटरी गड़बड़ा गई। टेलीफोन लाइन कट गई तो मेजर शैतान सिंह प्लाटून टू प्लाटून जाकर जवानों का मनोबल बढ़ाते, जोश भरी बातें करते, हिम्मत बढ़ाते। सुबह 4:30 बजे भारत के सभी चौकियों पर चीनियों ने एक साथ गोले बरसाने शुरू कर दिए, क्योंकि एक एक पर हमला करने पर भारत के जवान उन पर भारी पड़ रहे थे। इतनी भयंकर गोलाबारी थी जैसे आसमान आग उगल रहा हो। तब मेजर शैतान सिंह ने एक स्ट्रेटजी बनाई कि अंधाधुंध फायरिंग करने की जगह निशाना साध कर गोली चलाई जाए। एक बुलेट पर एक चीनी दम जरूर तोड़े। अजीब जज्बा था 13 कुमाऊं रेजिमेंट के उन जवानों का। एक जुनून सवार था सब में। लास्ट मैन लास्ट राउंड, यानी जब तक एक एक जवान है जंग चलती रहनी चाहिए। चीनियों ने फिर यानी तीसरी बार हमला किया और अब की बार उन्होंने एक एक को निशाना बनाया। 15 मिनट के अंदर चीनियों ने बर्बादी फैला दी। तंबुओं में आग लग गई और जवानों के शरीर के अंग कट कट कर इधर उधर जा गिरे। इस बीच एक गोली मेजर शैतान सिंह की बाह में आकर लगी। उनके साथ सूबेदार रामचंद्र थे। उन्होंने जल्दी से अपने मेजर की पट्टी शुरू की और उनसे वहीं ठहर जाने के लिए कहा। बहुत तेज लगी है सर। मेजर शैतान सिंह हंस दिए। चोट तो लगेगी रामचंद्र, ये जंग का मैदान है, कोई सिनेमा घर थोड़ी। उन्होंने पट्टी करवा कर सैनिकों को आदेश दिया, मशीन गन लाओ।
किसी को समझ नहीं आया कि मेजर कहना क्या चाहते हैं। मेजर शैतान सिंह ने मशीन गन के ट्रिगर को अपने पैर में बंधवा लिया। उनके दोनों हाथ खून से लथपथ थे। मेजर ने रस्सी की मदद से पैर से फायरिंग शुरू कर दी। अपने कमांडर को इतना घायल होने के बाद भी इस तरह अटैकिंग मूड में देखकर जवानों में फिर जोश भर गया। मेजर रीच पर थे कि तभी उनके पेट पर पूरा बस्ट लगा। एक जवान ने लाइट मशीन गन से चीन के उस सैनिक पर फायर किया जिसने मेजर शैतान सिंह पर गोली चलाई थी, लेकिन इस बीच एक गोली उसके सीने में भी आगे लग गई। वह टूटती सांसों के साथ बोला, क्या कैप्टन, मेजर साहब को दुश्मन के हाथ मत लगने देना। अपने कैप्टन और मेजर के लिए एक एक जवान के दिल में बेहद इज्जत और प्यार था। मेजर शैतान सिंह की सांसें फूलने लगी। उन्होंने अपने प्रिय जांबाज सूबेदार से कहा, रामचंद्र, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है, मेरी बेल्ट खोल दो। रामचंद्र ने उनकी कमीज में हाथ डाला तो पता चला उनकी देह खुल चुकी थी। वह खून से लथपथ थे। उसने उनकी बेल्ट नहीं खोली क्योंकि वह अगर ऐसा करते तो उनके शरीर के अंदर से सब कुछ बाहर आ जाता। मेजर शैतान सिंह ने टूटती सांसों से कहा, रामचंद्र, मेरा एक कहना मान लो, तुम बटालियन में चले जाओ और सीईओ साहब को बताओ कि कंपनी इस तरह लड़ी है, सारे यहीं शहीद हो गए तो उन्हें कैसे पता चलेगा कि मेरे जवान किस बहादुरी से लड़े? कौन बताएगा उन्हें कि रेजांगला में आखिर हुआ क्या था? मैं यहीं मरना चाहता हूं। ठीक 8:30 बजे मेजर शैतान सिंह के सांसों ने उनका साथ छोड़ दिया। सूबेदार रामचंद ने उनके शरीर को बर्फ के नीचे छुपा दिया ताकि वह चीनी के हाथ ना लग सके। रामचंद ने मेजर का आदेश का पालन किया और ढलान की तरफ खुद को लुढ़का लिया। नीचे पता चला वहां चौकी है ही नहीं, हर जगह आग लगी हुई थी। सारे डॉक्यूमेंट खत्म कर दिए गए थे ताकि चीनियों के हाथ कुछ ना लग सके। मेजर शैतान सिंह और बाकी शहीद हुए जवानों की देह 3 महीने बाद उस चरवाहे को दिखी। बर्फ के नीचे उनकी बहादुरी की दास्तां अब भी पढ़े जाने के लिए सुरक्षित थी। लड़ाई खत्म होने के बाद भारी बर्फबारी हुई थी, इसलिए उस इलाके को नो मैंस लैंड घोषित कर दिया गया था। इसलिए वहां कोई जा नहीं पाया था। लोग जान ही नहीं पाए थे कि उस 113 लोगों के साथ आखिर हुआ क्या था। लेकिन उस दिलो जान से लड़ी गई लड़ाई का सच गलतफहमी की बर्फ पिघलने के समय के साथ बाहर आ गया था। एक भी देह ऐसी नहीं जिसने पीठ पर गोली खाई हो, सबने सीने में गोली खाकर शहीद हुए थे। मेजर शैतान सिंह की देह को एयरलिफ्ट करके जोधपुर लाया गया और वहां उनके अपने शहर में अंतिम विदाई दी गई। वीरों की याद में रेजांगला में एक स्मारक बनाया गया और वहां थॉमस मैकॉले की एक कविता लिखी गई, हाउ कैन ए मैन डाई बेटर देन फेसिंग फियरफुल ऑड्स फॉर द एसेस ऑफ हिज फादर एंड द टेम्पल ऑफ हिज गॉड्स। मेजर शैतान सिंह को मरणोपरांत भारत के सर्वोच्च वीरता पुरस्कार परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। 13 कुमाऊं के मेजर शैतान सिंह एक मिसाल बन गए, एक किंवदंती, दुश्मन के लिए शैतान, डेविल इन वॉर, और देश के लिए एक जबरदस्त हीरो, फौजियों के रोल मॉडल। बस इतनी सी थी ये कहानी।